हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। मेरा नाम है गौरव शर्मा और आज आपसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे पर बात करने आपके सामने हाजिर हुए हैं। भारत आज़ाद हुआ और आज़ादी के बाद हमने एक ऐसी व्यवस्था को अपनाया जिस व्यवस्था को आप लोग संवैधानिक शासन के नाम से जानते हैं। दुनिया में ढेर सारे शासन प्रणालियां हैं, लेकिन उनमें सबसे बेहतर जो है वो संविधान है, क्योंकि संविधान शासन व्यवस्था पर नियंत्रण स्थापित करता है। भारत के संविधान की जो सबसे बड़ी खूबसूरती है वो ये है कि भारत का संविधान भारत की जनता के द्वारा बनाया गया और हम लोकतंत्र एंड गणतंत्र का एक कॉम्बिनेशन लेकर यहाँ पर चल रहे हैं। इस शासन व्यवस्था में जो सुप्रीम रखा है वो संविधान है। संविधान के संरक्षण के तौर पर या संविधान के संरक्षक के तौर पर आप लोग कह सकते हैं, या संविधान का जो व्याख्याकार है वो सुप्रीम कोर्ट है। जब भी संविधान के किसी प्रावधान को लेकर कोई भी डिस्प्यूट होता है, कोई परेशानी होती है, तो हमेशा सुप्रीम कोर्ट आगे आता है और उसकी व्याख्या करता है। हाल ही में आप लोगों ने सुना होगा, भारत के संविधान का एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 201, जो सीधा सा राज्यपाल से संबंधित है। ये आर्टिकल भारतीय राज्य व्यवस्था और शासन प्रणाली वाले पेपर में आपकी हेल्प करेगा। राज्यपाल और उससे संबंधित जो विवाद हैं या राज्यपाल और उसके क्षेत्राधिकार की जब बात आएगी, वहाँ आप इस आर्टिकल को यूज़ कर सकते हैं। तो मेंस GS2 इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस में आप इसको यूज़ करिएगा बेहतर तरीके से। क्या है पूरी कहानी, इसको समझने की कोशिश करते हैं। राज्यपाल राज्य विधायिका का, जो राज्य विधायिका है उसका प्रमुख होता है, राज्य के विधानमंडल का प्रमुख है। कोई भी कानून बनेगा तो वो तब बनेगा जब राज्यपाल उस पर सहमति दे देगा। भारत में जो राज्य हैं उनमें दो तरीके की व्यवस्था का प्रावधान है। कुछ राज्यों में एक सदनीय विधायिका है, कुछ राज्यों में दो सदनीय विधायिका है। जब दोनों सदनों से बिल पास हो जाता है तो फिर जाता है राज्यपाल के पास, वो उस पर हस्ताक्षर करेगा या हस्ताक्षर नहीं करेगा, या एक और स्पेशल पावर उसके पास है कि किसी भी बिल को राष्ट्रपति के लिए रिजर्व कर देता है, आरक्षित कर देता है। अब यहीं से विवाद की पूरी शुरुआत होती है, क्योंकि ऐसे राज्य जो अपोजिशन वाले हैं, मतलब ऐसी स्टेट जहां सेंटर में पोजीशन जिस सरकार की है वो पार्टियां रूल नहीं कर रही हैं, दूसरी पार्टियां रूल कर रही हैं, उन राज्यों में राज्य सरकार और गवर्नर को लेकर हमेशा कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला है। ये आज का नहीं है, ये हमेशा से है। अभी जो डिस्प्यूट का हम रेफरेंस यहाँ पे ले रहे हैं, तमिलनाडु वर्सेस गवर्नर का मामला है कि ढेर सारे पेंडिंग बिल थे, उन बिलों पर हस्ताक्षर नहीं कर रहे हैं। कुछ बिलों को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर दिए हैं। तो राष्ट्रपति के पास कितना समय है, अगर वो संविधान से जुड़ा हुआ मसला नहीं है तो कितने दिन तक उस बिल को रोक कर रख सकता है। इस बहुत सारे मसले आज आपके यहाँ पर सॉल्व होंगे। राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार करती है और एक केंद्र सरकार के एजेंट के तौर पर काम करता है, आप सबको पता है। भारत ने संघीय शासन प्रणाली को अपनाया है, लेकिन सर्टेन कंडीशंस में हम यूनिटरी बिहेवियर करते हैं, तो वहाँ राज्यपाल फिर उस राज्य के प्रमुख के तौर पे काम करता है, लेकिन वो विशेष परिस्थितियाँ अलग होती हैं। तो आज की पूरी कहानी को समझने की कोशिश करते हैं कि किस चीज़ को लेकर विवाद चल रहा है। आर्टिकल 201 क्या है, इसके अंतर्गत प्रावधान, पूरी कहानी को आप लोग बेहतर तरीके से समझेंगे। अनुच्छेद 201 क्या कहता है, पहले आप इस बात को ध्यान दीजिए। आर्टिकल 201 के प्रावधान क्या है। आर्टिकल 201 के अनुसार जब राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कोई विधेयक बिल राज्यपाल के पास अनुमोदन हेतु जाता है और राज्यपाल उसे राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रिजर्व कर देता है। आर्टिकल 201 ये बात कर रहा है कि जब भी कोई बिल राष्ट्रपाल के पास जाएगा, राज्यपाल उसको राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर देगा। तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है, ये 201 में है। परमिशन ऑन बिल बाय गवर्नर मेंशन इन आर्टिकल 200। आर्टिकल 200 में लिखा हुआ है बहुत अच्छे तरीके से कि राज्यपाल क्या कर सकता है, ट्रांसफर करेगा राष्ट्रपति के लिए, ये 200 में है। अब ट्रांसफर कर दिया है, रिजर्व कर दिया है, तो राष्ट्रपति के पास कौन से अधिकार हैं उन पर हम डिस्कस कर रहे हैं और यही पूरा मसला फंसा हुआ है।
तब राष्ट्रपति उस विधेयक को अपनी स्वीकृति दे सकता है, अपना एसेंट दे सकता है, अस्वीकृति दे सकता है, विद होल्ड एसेंट कर सकता है, विधेयक को राज्यपाल के पास विशेष सिफारिश रिकमेंडेशन सहित वापस भेज सकता है। तो जो राष्ट्रपति है, इस राष्ट्रपति के पास 3 शक्तियां हैं। आप समझिए, राज्यपाल कुछ बिलों को, जहां उसको लगता है कि संविधान से जुड़ा हुआ कोई मसला है या ऐसी कोई भी व्यवस्था है जो भारत के संघवाद से संबंधित है, ऐसा कोई भी कानून है जो कॉन्ट्राडिक्टरी हो रहा है यूनियन के साथ या संविधान से कॉन्ट्राडिक्टरी हो रहा है और उसको लग रहा है कि इस पर राष्ट्रपति की सहमति जरूरी है, वो राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर देता है। अब इन बिलों पर राष्ट्रपति के पास 3 शक्तियां हैं। या तो परमिशन दे दे, कानून बन जाएगा, या विड्रॉल कर दे, परमिशन नहीं दे, या फिर उस बिल को, विधेयक को राज्यपाल के पास विशेष सिफारिश रिकमेंडेशन से भेज सकता है कि इनमें ये सुधार की आवश्यकता है, इन सुधार के बाद आप इसको कानून बना सकते हैं। बहुत सारे केसेस में क्या हो रहा है, नॉन सेंटर स्टेट, ऐसे राज्य जहां पर सरकार नहीं है, केंद्र सरकार, उन राज्यों के राज्यपाल इस शक्ति का इरादतन और गैर इरादतन, जाने अनजाने में कहीं ना कहीं दुरुपयोग हो रहा है। और इसीलिए हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट भी इस पर दिया है कि ऐसे विधेयकों पर 3 महीने के अंदर परमिशन देना जरूरी है। अगर संविधान का उल्लंघन और संघीय कानून के साथ उल्लंघन नहीं हो रहा है, उस परिस्थिति में आप सामान्य विधेयकों पर परमिशन दीजिए। इसके ढेर सारे लॉस हमको हो रहे हैं, समझने की कोशिश कीजिए। राज्य सरकार जब तक कानून नहीं बनाएगी तो नीतियों का क्रियान्वयन नहीं होगा। अगर पॉलिसीज इंप्लीमेंट नहीं हो पाएंगी तो फिर स्टेट गवर्नमेंट वर्क कैसे करेगा? अगर स्टेट गवर्नमेंट वर्क नहीं करेगा तो वेलफेयर प्रोग्राम रन नहीं करेंगे, लैक ऑफ ट्रस्ट आ जाएगा, हमको इंसर्जेंसी देखने को मिलेगी और सरकार में भरोसा नहीं रहेगा। कहीं ना कहीं कुछ पार्टियों की मंशा यही होती है कि ऐसा कुछ हो जाए जिससे शायद उनके कुछ मौके बने। तो ढेर सारा डिस्टर्बेंस इसके कारण हो रहा था और यही सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया। तमिलनाडु वर्सेस गवर्नर जो केस है 2023 का, वहाँ सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि 90 डेज के अंदर अंदर अब राष्ट्रपति को ऐसे बिलों पर परमिशन देनी है। हालांकि कुछ एक्सेप्शंस इसके हैं, ये मैंडेटरी नहीं है। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। अगर लॉ कॉन्ट्राडिक्शन विथ कॉन्स्टिट्यूशन है, इफ़ लॉ कॉन्ट्राडिक्टरी विथ यूनियन लॉ है, तो फिर उसके जो विवेक है उस विवेक पे डिपेंड करता है वो कैसी राय देना चाहता है। सामान्य कानूनों पे आपको 90 डेज के अंदर अंदर इस पे परमिशन देनी है। और इसी चीज़ को लेकर विवाद चल रहा है। मतलब राष्ट्रपति को ऐसा लग रहा है कि हमको सुप्रीम कोर्ट कैसे आदेश दे सकता है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो आदेश है सुप्रीम कोर्ट का, ये जुडिशियल ओवररीच का उदाहरण तो नहीं लगता है? इट्स जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल ओवररीच? प्लीज़ आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और एक बात का आंसर हो आप मुझे दीजिएगा कि राज्यपाल के पद का जो नियुक्ति केंद्र सरकार करती है, क्या इसका फ़ायदा केंद्र को होता है या केंद्र में जो सरकार बैठी रहती है उन राज्यों को ज़्यादा फ़ायदा होता है उन राज्यों के कंपैरिजन में जहां पर उनकी सरकार नहीं होती है? आपको क्या लगता है? अपनी राय हमको जरूर बताइएगा। अब इससे संबंधित कुछ केसेस की हम चर्चा करते हैं। ये बहुत सारे केसेस यहाँ पर हैं। राष्ट्रपति के पास राज्य विधेयक को अनिश्चितकाल तक लंबित करने की शक्ति भी होती है, इसे पॉकेट वेटो कहा जाता है। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने बोला है 90 डेज में परमिशन दीजिए अगर कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है तो, उस परिस्थिति में। ठीक है, तो इसको आप प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना। अब प्रावधान क्या है? मतलब अनुच्छेद 201, यह प्रावधान संघ और राज्यों के बीच शक्ति के संतुलन को सुनिश्चित करता है। यदि कोई राज्य विधेयक राष्ट्रीय हित या संविधान के प्रावधानों से टकराता है तो राष्ट्रपति उस पर रोक लगा सकते हैं। यह प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 200 गवर्नर एसेंट से जुड़ी हुई है। सिंपल सी बात यह है कि 201 का जो प्रावधान है, या राष्ट्रपति को कोई भी कानून भेजने का जो पर्पस है वो ये है कि ऐसा कोई भी कानून राज्य सरकार नहीं बना दे जो कॉन्ट्राडिक्टरी विथ कॉन्स्टिट्यूशन हो और कॉन्ट्राडिक्टरी विथ यूनियन लॉज हो। इसीलिए इस प्रोविजन को किया गया था। तो चेक एंड बैलेंस पे काम करता है। आपको पता है कि हम लोग एक संघीय शासन व्यवस्था का पालन करते हैं। हालांकि भारत की शासन जो व्यवस्था है इसको अर्ध संघीय शासन व्यवस्था भी कहते हैं, क्योंकि हम
सामान्य परिस्थितियों में संघीय शासन व्यवस्था है, जहाँ पर संघ के अपने दायित्व हैं, राज्य के अपने दायित्व हैं। जब सर्टेन सिचुएशंस आती हैं लाइक इमरजेंसी, आपातकाल, तो हम लोग एक यूनिटरी सरकार के तौर पर काम करते हैं। संघ ज़्यादा पावरफुल हो जाती है, राज्यों के अधिकारों को सीमित कर दिया जाता है। तो 200 जो आर्टिकल है, ये 201 के अंतर्गत जो प्रक्रिया है, कहीं ना कहीं एक चेक एंड बैलेंस का काम कर रही है। अब सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु राज्य बनाम तमिलनाडु के राज्यपाल 2023 में पहली बार संविधान के आर्टिकल 201 के तहत राज्यपाल द्वारा भेजे गए विधेयकों पर निर्णय लेने हेतु राष्ट्रपति के लिए 3 माह की समय सीमा का निर्धारण किया है। अब ये 3 माह का समय सीमा निर्धारित कर दी है कि 3 महीने के अंदर अंदर आप कोई इस पर डिसीजन लीजिए। ये फैसला दिया है भारत के सुप्रीम कोर्ट ने। कुछ और केसेस हैं, इन केसेस की चर्चा करते हैं। ठीक है, इसकी कुछ आलोचनाएं भी हुई हैं। राज्यपाल की भूमिका विवादित है कि राज्यपाल राजनीतिक दबाव में विधेयकों को राष्ट्रपति के पास भेज देता है। ये डिस्प्यूट इसका सबसे बड़ा है और ये वैलिड भी लगता है कि उन राज्यों में कभी भी आपको डिस्प्यूट देखने को नहीं मिलेगा जहां पर सेंटर में पोजीशन सरकार है, उन्हीं राज्यों में मिलता है जहां पर सेंटर की सरकार नहीं है। तो ये तो एक पॉलिटिकली हुआ है ना, फेवर ऑफ सेंटर इनडायरेक्टली दिखाई दे रहा है। डायरेक्टली आप इसको कुछ भी बोलो, पर इनडायरेक्टली तो हमको बिल्कुल लगता है। ठीक है, फिर इसे संघीय ढांचे में केंद्र सरकार के हस्तक्षेप का साधन माना जाता है। ये तो डायरेक्ट वायलेशन ऑफ फेडरल सिस्टम है। राज्यपाल को आपने नियुक्त किया है, राज्यपाल का ट्रांसफर आप करते हैं, राज्यपाल को हटाते आप हैं, आप सीधा इंस्ट्रक्शन देते हैं भाई ये कानून नहीं पास होने देना, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये तो वॉयलेशन ऑफ फेडरल सिस्टम है, संघीय ढांचे के बिल्कुल खिलाफ माना जाएगा और है भी ये चीज़। पॉकेट वीटो समस्या, राष्ट्रपति विधेयक पर अनिश्चितकाल तक निर्णय नहीं लेते थे, अब तो 3 महीने के अंदर लेना पड़ेगा। इसे राज्यों द्वारा पारित विधेयक लंबित रह जाते थे और संविधान की संघीय भावना पर प्रश्न आलोचकों का मानना है कि इससे राज्यों की विधायी स्वायत्तता प्रभावित होती है। बिल्कुल प्रभावित होती है, वो सोच नहीं पाते हैं कि कौन सा कानून बनेगा नहीं बनेगा, नीतियों का क्रियान्वयन नहीं हो पाता है और वेलफेयर प्रोग्राम इसके कारण रुक जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा समस्या थी इस आर्टिकल को लेकर। अब कुछ केसेस की बात करते हैं। शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1974। राष्ट्रपति और राज्यपाल संवैधानिक रूप से केवल औपचारिक प्रमुख हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हैं, उन्हें मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही कार्य करना चाहिए। इसका अर्थ है कि अनुच्छेद 201 के तहत राष्ट्रपति का निर्णय भी वास्तव में केंद्र सरकार पर ही निर्भर करता है। शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का पहला केस गया और पूछा गया कि राष्ट्रपति और राज्यपाल कैसे काम करते हैं, क्या वो स्वयं विवेक के ऊपर काम करते हैं, क्या उनके पास डिस्क्रिशनरी पावर है। वहाँ सुप्रीम कोर्ट कहता है कि नहीं भाई, ये मंत्रिपरिषद की सलाह पे ही काम कर रहे हैं। मतलब सीधी सी बात ये है कि जो बिल भेजे गए हैं राष्ट्रपति के लिए रिजर्व किया गया है, राष्ट्रपति परमिशन देगा या नहीं देगा, ये किसकी बात मानी जाएगी, मंत्रिपरिषद की। अब जो सरकार सेंटर में बैठी है, स्टेट में नहीं है, वो अलाउ करेगी नहीं करेगी। तो ये इस केस से हमको समझ में आ रहा है कि विवाद तो यहाँ पे बढ़ेगा। ठीक है, होइचेस फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1983। मुद्दा क्या था, क्या राज्य कराधान कानून राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना मान्य है। निर्णय, राष्ट्रपति की स्वीकृति केवल विरोधाभासी प्रावधानों है ना की स्थिति में आवश्यक है। इन्होंने बोला कि ऐसे कोई भी कानून जो विरोधाभासी हो, कॉन्ट्राडिक्टरी विथ कॉन्स्टिट्यूशन या कॉन्ट्राडिक्टरी विथ यूनियन लॉ, तभी जरूरी है, नहीं तो नहीं है। पर नॉन सेंटर स्टेट में क्या होता है ना, राज्यपाल किसी भी कानून को भेज देता है, कॉन्ट्राडिक्शन है नहीं है उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तो ये वॉयलेशन ऑफ पावर या मिसयूज ऑफ पावर सीधा हमको यहाँ देखने को मिलता है। तो पहले ही 2 केसेस आप याद रखना, एक तो ये शमशेर सिंह वाला है और एक ये होचिस फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड और स्टेट ऑफ बिहार को ध्यान रखेंगे। ठीक है, फिर केसर ए हिंद प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस नेशनल टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन 2002। क्या अनुच्छेद 201 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा दिया गया एसेंट न्यायिक पुनरीक्षण जुडिशियल रिव्यू के अधीन है। राष्ट्रपति का एसेंट सिर्फ एक औपचारिक कार्य नहीं है, यह न्यायिक समीक्षा के दायरे में आ सकता है यदि एसेंट असंवैधानिक आधारों पर दिया गया हो। क्या जो राष्ट्रपति का एसेंट है ये जुडिशियल रिव्यू में आएगा? ये बिल्कुल आएगा। और ये केस कब का है? 2002 का है, ध्यान रखना। केसर ए हिंद प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस नेशनल टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन 2002 का। ठीक है, ये कुछ केसेस हैं जो इस एसेंट पर आधारित हैं, आप इनको ध्यान रखिएगा। अब आपके लिए कोई सवाल है, आप एक सवाल का आंसर यहाँ पे लिख सकते हैं। राज्यपाल के विवेकाधीन जो कार्य होते हैं या राज्यपाल की जो विवेकाधीन शक्ति होती है, इस शक्ति का
आपको विश्लेषण करना है कि क्या राज्यपाल के पास कुछ विवेकाधीन पावर्स हैं, अगर हैं तो कौन कौन सी हैं, आप इस पर टिप्पणी कीजिए। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आता है तो अपने वैल्यूएबल फीडबैक हमको ज़रूर दें, और किसी टॉपिक पर आप चाहते हैं कि वीडियो बनाई जाए या आपको समझाया जाए तो प्लीज़ आप मुझे ज़रूर बताइएगा, डेफिनेटली हम उस पर वीडियो आपके लिए बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन, हैव अ नाइस टाइम, गुड डे। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।